Hey everyone, this is Janid Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी मीडियम। तो आज की वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसका जो वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया है। ऑल्सो मैं आपको समरी भी बता चुकी हूँ इन द प्रीवियस वीडियो। बट अब बारी आती है इस पोएम में जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बस आई गेस 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हैं उनको डिस्कस करने की। ऑल्सो ये जो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं ये पूरी पोएम को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते ही पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि इस पोएम के मैसेज से रिलेटेड है या फिर व्हाट डू यू गेट टू लर्न, आपको सीखने को क्या मिला उससे रिलेटेड है, तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं समरी में सारे पॉइंटर्स। आप उनको डेफिनेटली अपने आंसर में यूज कर सकते हो। बट अभी के लिए बेसिक से जो क्वेश्चंस बुक में दिए हैं चलो उनको फटाफट से डिस्कस करते हैं सो दैट हम डस्ट ऑफ स्नो को अच्छे से कंप्लीट कर लें। क्लियर? ओके। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इनफैक्ट पता है बोला 3-4 क्वेश्चंस हैं बट हर एक क्वेश्चन में खुद 3-3 क्वेश्चंस हैं या 4-4 क्वेश्चंस हैं। सो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि 9 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो पहला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ डस्ट क्या है भाई, धूल, धूल के कण और उतने ही छोटे छोटे कण किसके? स्नो के। तो आप कह सकते हो जो फाइन पार्टिकल्स हैं स्नो के, यानी कि बहुत ही बारीक जो कण होते हैं फाइन पार्टिकल्स वो, या फिर स्नो फ्लेक्स कह सकते हो, जो छोटे छोटे बर्फ गिरती है तो छोटे छोटे फ्लेक्स गिरते हैं ना, उनको स्नो फ्लेक्स कहते हैं। तो वो दोनों ही क्या कहलाएंगे? डस्ट ऑफ स्नो। यानी डस्ट ऑफ स्नो इज or dust of snow means the fine particles of snow or snowflakes. Next है what does the poet say has changed his mood. poet का mood क्या, कुछ ऐसी क्या चीज है जिसने change कर दिया? So the falling of snow on poet changed his mood. Clear? Next है how has the poet's mood changed. So poet was sad or depressed in the beginning or initially word अच्छा है, ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको यूज करना है कोई भी आंसर में, अगर आपको बोलना है इन द बिगिनिंग या फिर शुरुआत में आप बोलना चाहते हैं तो आप एक वर्ड यूज कर लो जो है इनिशियली। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में। तो इनिशियली द पोइट वॉज डिप्रेस्ड, द पोइट वॉज नॉट फीलिंग वेल नहीं बोलना चाहिए, तबीयत का हो जाएगा, यानी कि नॉट फीलिंग गुड। और या फिर बोल सकते हो द पोइट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। और फिर चेंज क्या हुआ है? बट आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, ही फेल्ट जॉयफुल, ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप फटाफट से देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो क्या है? वही फाइन पार्टिकल स्नो के या स्नोफ्लेक्स। सो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और स्नोफ्लेक्स। चाहो तो यहां लिख सकते हो द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, क्लियर है? ऑफ कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, आई होप अब ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो और स्नोफ्लेक्स। सेकेंड पार्ट है व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो जो एकदम से स्नो गिरी उनके ऊपर, जो फाइन पार्टिकल्स गिरे, जो स्नोफ्लेक्स गिरे या डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उससे चेंज हो गया उनका मूड। सो सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोइट्स मूड। ठीक है, तो एकदम से जो उनके ऊपर बरसे हैं जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ स्नो, उससे उनका मूड चेंज हो गया। तो बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। सो द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। यानी कि वो अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो नेगेटिव से अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो हैप्पी सैड से हैप्पी फील कर रहे हैं, वो डिस्ट्रेस्ड से जॉयफुल फील कर रहे हैं, वो डल से एनर्जेटिक या रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो उनको अब अच्छा लग रहा है, ही फील्स रिफ्रेश, कि क्या करने वाले हैं वो, एंड हैप्पी टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, कि जो बचा हुआ दिन है उसको अब वो एंजॉय कर पाएंगे, इस चीज से वो बहुत खुश हैं। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपके आई गेस दोनों स्टैंजास को कवर कर रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, दूसरी बात क्या चीज है जिसने मूड चेंज कर दिया पोइट का, थर्ड थिंग मूड जो है पोइट का वो चेंज कैसे हुआ है। क्लियर? ओके। ऑल्सो अगर यहाँ इनिशियली यूज करना है वो भी बता देती हूँ। आप लिख सकते हो यहां पर इनिशियली और फिर यहां पर आप लाइन लिख सकते हो द पोइट्स मूड वॉज नेगेटिव, द पोइट वॉज फीलिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड, बट
After the sudden shower of dust of snow, the poet's mood changed to being happy and joyful. तो अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है ना कि पोएट के मूड के चेंज के बारे में बात करो, तब आप इनिशियली से स्टार्ट करके लिख सकते हो, ठीक है? इनिशियली मतलब शुरुआत में. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. अब जब भी प्रकृति या नेचर या पर्यावरण के बारे में अगर किसी कविता या किसी चैप्टर में बताना होता है तो खूबसूरती बताई जाती है नेचर की, कि कितनी खुशी सिंबल्स हैं जो पॉजिटिविटी बताते हैं, कितने सिंबल्स हैं, कलर्स, हैप्पीनेस, एक बर्थ, एक शुरुआत, एक बिगिनिंग, ये सब बताते हैं. ज़्यादातर हम ऐसे ही पढ़ते हैं. बट यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अलग वे में, बहुत ही अनकॉमन तरीके से, बहुत ही डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है नेचर को, और उसी पे बेस्ड आपको छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए हैं. तो वही चीज़ है, दिख 2-3 क्वेश्चन रहे हैं बट आपके आराम से 10 क्वेश्चंस तक तो प्रैक्टिस हो जाएगी. सो पहला, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? यूजुअली का मतलब अक्सर. कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनको अक्सर यूज किया जाता है पोएम में? तो बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे कि स्पैरो, जो हमारे घरेलू प्यारी हमारी घर की चिड़िया होती है, ठीक है, स्पैरो. देन यू हैव पिजन, देन यू हैव कुकू, यू हैव पिकॉक, है ना. तो ऐसे कुछ खूबसूरत बर्ड्स हैं, मैना, इन सब का इस्तेमाल होता है. डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? No, crow is not at all mentioned like that common way में, है ना. So it's not often mentioned in poems. What images come to your mind when you think of a crow? आपके दिमाग में क्या आता है? So आपके दिमाग में आएगा बहुत ज़्यादा डार्कनेस, आपके दिमाग में आएगी नेगेटिविटी, डेथ, फियर, क्योंकि क्रो इन सबको सिंबलाइज करने के लिए जाना जाता है, ठीक है. सो ये कुछ चीजें हैं. अब इसको एक प्रॉपर आंसर में असेंबल करते हैं. सो व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी अनकॉमन मैनर इन द पोएम. ये पार्ट का आंसर तो दे ही दोगे ना, सभी देंगे, बट ये चीज भी तो है. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी uncommon way, in a very unconventional way, in a very different way, ठीक है, in the poem. Usually अक्सर poets birds that are famous for beautiful qualities are used in the poem. तो जो birds बहुत ज़्यादा famous होती हैं, जो बहुत ज़्यादा beautiful qualities के लिए जानी जाती है, मे बी जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, मे बी जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, मे बी जिनका कलर बहुत प्यारा है, वाइब्रेंट है, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि पीकॉक की बात कर लेते हैं, मोर है, तोता है, पैरेट, यू हैव कुकू, मैना, पिजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये कुछ बर्ड्स हैं जिनको मेंशन किया जाता है. Frost has mentioned a crow which is not often used in poems. तो फ्रॉस्ट ने क्या मेंशन किया है? क्रो को. डू यू थिंक इसको ऑफन मेंशन किया जाता है? अक्सर मेंशन किया जाता है, तो नो. What images come to your mind? आपके दिमाग में क्या आता है जैसे आप क्रो के बारे में पढ़ते हो? क्रो इज नोन फॉर इट्स हार्श वॉइस. कहते हैं ना कौवे की बहुत ही ज़्यादा कर्कश आवाज़ होती है, बहुत ही हार्श आवाज़ होती है, बहुत सुरीली आवाज़ नहीं होती. तो एक तो चीज़ वो है जो अपने हार्श वॉइस के लिए जाना जाता है. एंड इज बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमन. गलत नेगेटिव चीज़ों के लिए, अपशगुन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है कौवा, क्रो. तो क्रो इज ऑफन very very famous or known for as a bad omen. It represents grief. ये दुख को दर्शाता है, ग्रीफ, सैडनेस को दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है, नकारात्मक सोच को दर्शाता है. The word crow brings depressing pictures in our mind. और इसीलिए इन पूरे रीजंस की वजह से जो क्रो है वो हमारे दिमाग में डिप्रेसिंग से, सैड से, डल से पिक्चर्स को दिखाता है या फिर हमारे दिमाग में लाता है. क्लियर? सो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर कौन सी बर्ड्स हैं जो दिमाग में आती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया है? बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया है या शो किया है. ऑल्सो क्रो के बारे में पढ़ते से दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो. एंड ऑल्सो क्रो जो है वो ऑफन मेंशन नहीं होता है. ईजी. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. अगेन, व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? अब इस पे बात या चर्चा हम कर चुके हैं दोनों एक्सप्लेनेशन और समरी में, बट फटाफट से फिर से पढ़ लेते हैं. क्या दिया है? हैमलॉक ट्री क्या होता है? तो हैमलॉक ट्री है एक पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़, है ना.
अब पोइट ने और भी खूबसूरत से पेड़ हैं दुनिया में, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिकॉज वही नेगेटिविटी, वही सैडनेस, जो मूड है पोइट का, वो बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इन ट्रीज का, मेपल, ओक, पाइन, इनका इस्तेमाल ना करके हैमलॉक ट्री को यूज किया। अब चलो इसको आंसर के फॉर्म में देखते हैं। सो अ हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। ये चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी बुकी का पॉइंट है ना? आपकी बुक में मीनिंग दिया है, हमने पढ़ा भी था जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, तो वहीं से लिखना है आपको कि एक हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट या पॉइजनस ट्री होता है जिसपे व्हाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। Robert Frost did not choose to use an oak, maple or pine tree as these trees are known for their beauty and positivity. क्योंकि मेपल ट्री, पाइन ट्री, ओक ट्री अपनी खूबसूरती, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सकारात्मकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ इस पोअम में बिगिनिंग में, इनिशियली स्टार्टिंग में नेगेटिविटी दर्शाना है, सैडनेस दर्शाना है, तो ये ट्रीज का यूज कर कर वो मीनिंग नहीं पहुंचता हम रीडर्स तक। क्लियर? ही चोज द हैमलॉक ट्री। चूज क्या होता है? प्रेजेंट। जैसे राइट का रोट पढ़ा हमने, शेक का शूक पढ़ा है हमने अभी तक, अब वैसे ही चूज का हो जाता है चोज, एक ओ ड्रॉप कर देते हैं। सो ही चोज द हैमलॉक ट्री टू रिप्रेजेंट हिज सॉरोफुल एंड रिग्रेटफुल फीलिंग्स। उन्होंने हैमलॉक ट्री को यूज ही इसीलिए किया अपनी पोएम में ताकि वो दुख, सॉरोफुल, निराशा, रिग्रेट, पछताना, ये सब बता सके। तो बहुत आसान आंसर है। हैमलॉक ट्री की डेफिनेशन दे दी, क्यों चूज नहीं किया वो बता दिया, और क्यों चूज किया हैमलॉक ट्री को वो भी बता दिया। इजी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो। बहुत आसान है। क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो। बट क्या हम इतना ही लिख दें काम चल जाएगा? नहीं, आप थोड़ा और बढ़ा दो कि क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ पोएट, या सॉरो एंड नेगेटिविटी एंड पेसिमिस्टिक बिहेवियर या पेसिमिस्टिक मूड, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या दर्शा रहा है? तो उसी की वजह से तो पोइट का मूड चेंज हुआ है, राइट? तो हम इसको देखो इस प्रकार से लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो द क्रो एंड हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोइट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में या उस वक्त के मोमेंट के लिए पोइट जो दुख और निराशा और जो डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं, वो चीज हैमलॉक ट्री और क्रो सिंबलाइज कर रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। और वो जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके गिरने के बाद ही तो मूड चेंज हुआ ना पोइट का, वो खुश हो गए, तो वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो एनर्जी, ये सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो से। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हैमलॉक ट्री मीन्स द सैड एंड डिप्रेसिंग फीलिंग्स experienced by the poet in the beginning, and these are washed away as the poet enters into a happy and positive feeling. अब इसको समझो, बहुत प्यारा आंसर है ये। क्या दिया हुआ है कि डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो शेक करता है, यानी कि इसकी वजह से ही पेड़ से गिरता है, ऑफ अ हैमलॉक ट्री, इसका मतलब जो सैड और डिप्रेसिंग फीलिंग्स हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पोएट बिगिनिंग में, वो बताया गया है। एकदम से ये वॉश अवे हो जाती है, ये सब धुल जाती हैं। ये जो धूल है बर्फ की, वो एकदम से धो देती है पूरी सैडनेस और नेगेटिविटी को, और इसके बाद पोएट जो है वो एक खुशी भरी और एक रिफ्रेशिंग सी लाइफ में एंटर करते हैं, और इसीलिए उनका मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? तो वही चीज आप इस क्वेश्चन में मेंशन करोगे। डन? अच्छा आंसर है, प्लीज प्रैक्टिस करना इसको। क्लियर? ऑलराइट, सो इस तरीके से क्वेश्चंस डन। अच्छा ठीक है, इसको मैं एंड करूं इसके पहले ना आपको एक और क्वेश्चन है, इसके पहले कि आप कमेंट्स में मेंशन करो कि मैम ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। लास्ट में कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जहां आपसे बोला जा रहा है कि क्या आपकी लाइफ में भी आपने ऐसा कभी कुछ महसूस किया है, ऐसा डिप्रेशन टाइप का या ऐसा टेंशन या सैडनेस, और आप उससे कैसे बाहर आए, या फिर कैसा क्या हुआ जो आप एकदम से आपका मूड चेंज हो गया। अब अगर आपके पास ऐसा कोई स्टोरी है, प्लीज अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, बिकॉज आपके पास वैसे बहुत आंसर्स मिल जाएंगे, बट क्योंकि इसमें आपको खुद ही अपना आंसर मेंशन करना चाहिए तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। कोशिश करो उसको अपनी जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपके लिए उसमें मेंशन करो, फिर उसको इंग्लिश में चेंज करो। अगर इंग्लिश में लिख सकते हो तो प्लीज ट्राई इट, और कोशिश करो कि आपके पास ऐसा कुछ है क्या दिमाग में कि ऐसा क्या हुआ था कि आप बहुत दुखी हो गए थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आप बहुत बेटर फील करने लगे, एंड या इस तरीके से आप अपना आंसर डिजाइन कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने, वो क्वेश्चन मुझे पता है कि बुक में दिया हुआ है, बट बिकॉज वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जो है वो आप नहीं लिख सकते हो ऑब्वियसली, है ना? सो प्लीज वो क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करना। जैसे ये वीडियो एंड होगा फटाफट से बुक खोलो और क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो।
सो इस तरीके से हम आ चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के डिस्कशन के अंत में। आई होप आप डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ चुके हो, बिकॉज इसके जस्ट बाद अब हम न्यू पोम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये पोम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो और इस चैनल के बारे में जितने लोगों से हो सकता है शेयर करो, और डेफिनेटली अगर अपडेट मिस नहीं करनी है तो क्या करना है, जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। सो इस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, बट अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का और सबका ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।